आज अपने डिस्कस करेंगे solubility of gas in liquid। फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ अपने को 2-3 टर्म्स ध्यान रखनी है, और वो कौन सी है, ये लिक्विड है जो कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, लिक्विड। अपने सबसे पहले चेक करते हैं कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस टाइप से वो शो करती है गैस। देखो, ये अपनों ने एक कंटेनर लिया है और ये कंटेनर क्लोज्ड है, यहाँ पर कोई भी गैस फिल की गई है, कोई भी क्या है, गैस फिल की गई है। तो देखो यहाँ पर जब गैस के 2 एटम या कुछ 2 से ज़्यादा एटम इसके पास आते हैं तो वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तब वही लिक्विड दूसरे लिक्विड में आएगा और क्या हो जाएगा, जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसा कि अपने स्टडी किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ पे अपने ने 2 टाइप्स के प्रोसेस चेक किए थे। एक था अपना डिसोल्यूशन और दूसरा था क्रिस्टलाइजेशन। तो इस जो गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, यहाँ पे भी 2 टाइप के प्रोसेस चलते हैं, और वो कौन से होंगे। एक तो होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि गैस जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब यहाँ पर जो गैस की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है और यहाँ पे गैस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, लो हो रही है। तो देखो अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे गैस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो यहाँ से जो गैस है उसके जो भी पार्टिकल जो लिक्विड फॉर्म में आया था वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा गैस के पार्टिकल्स में, और इस कंडीशन को बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और आपको ये पता है कि कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन का प्रोसेस जब आपस के अंदर इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम जो होगा, इक्विलिब्रियम पर कंडेंसेशन और जो वेपोराइजेशन है, पहले क्या होता है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता है मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, और जब कंडेंसेशन का प्रोसेस मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है उसके बाद में जो इक्विलिब्रियम है उसका जो वेपोराइजेशन है उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जैसे वेपोराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जो कंडेंसेशन है उसका प्रोसेस कम हो जाएगा, तो दोनों की जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगी। तो उस कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या है कि अपने देखते हैं जो सोल्युबिलिटी है उसके फैक्टर्स चेक करते हैं, और वो फैक्टर कैसे कैसे यूज करेंगे अपने जो लास्ट टॉपिक किया था अपने सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें कुछ फैक्टर्स स्टडी किए थे, वैसे ही फैक्टर्स अपने यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला फैक्टर देखते हैं अपने नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। नेचर ऑफ और लगा लेते हैं अपने, नेचर ऑफ गैस और लिक्विड। तो नेचर ऑफ गैस और लिक्विड में इसमें कल भी अपने एक टॉपिक स्टडी किया था, यहाँ पे एक जनरल छोटा सा प्रिंसिपल स्टडी किया था, लाइक डिजोल्व लाइक। तो आपको पता है कि अगर पोलर और नॉन पोलर अगर अपने कंडीशन की बात करते हैं तो जो पोलर गैस होगी वो नॉन पोलर लिक्विड के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी। तो मतलब जो गैस पोलर और जो वो लिक्विड क्या है, नॉन पोलर, तो सोल्यूबिलिटी नहीं होगी। और अगर गैस ले लें, अपने गैस को क्या ले लें, पोलर, और लिक्विड को क्या ले लें, अगर अपने लिक्विड भी पोलर होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये जो टॉपिक है ये कल की तरह ही है, मतलब लास्ट क्लास में अपने इसको स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ नई टर्म्स याद करनी है, और वो एक क्वेश्चन आया था पेपर, आपको बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन मिला था, और वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि सोल्युबिलिटी ऑर्डर था, सोल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ गैस
इसको आपने याद करना है अच्छे से। ये आपकी एनसीईआरटी की जो भी बुक होगी उसके अंदर मिलेगा आपको। तो अमोनिया जो गैस होती है उसकी सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर, लिक्विड मतलब वाटर के अंदर सबसे मैक्सिमम होती है। फिर आता है HCl, फिर आता है SO2, और फिर उसके बाद अगर अपने बात करते हैं SO2 के बाद तो कुछ और अपने कई गैसें स्टडी करेंगे, उनमें से अपने सोल्यूबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है। फिर देखते हैं अपने H2S, फिर CO2, फिर होता है C2H2, और फिर होता है O2, और फिर होता है N2। ठीक है, ये सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है और ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इसको। यहाँ से एक बार बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोल्यूबिलिटी नेचर ऑफ गैस और लिक्विड जो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? फर्स्ट पॉइंट था लाइक डिजोल्व, लाइक जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूबिलिटी होती है। और जो सेकंड आपको टर्म्स याद रखनी है, या जो सेकंड इसका पोस्टुलेट ध्यान रखना है, वो क्या है? वो ये है कि अगर गैस और जो लिक्विड है उसमें रिएक्शन हो रही है ना, तो सोल्यूबिलिटी गैस की मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस और लिक्विड रिएक्शन करके कोई भी क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। कोई भी क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर वो अपने आप विदाउट कोई कैटलिस्ट यूज किए हुए गैस और लिक्विड के अंदर क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इसका एक थर्ड पोस्टुलेट और पढ़ते हैं अपने, वो ये होता है कि अगर जो गैस है उसकी जो फॉर्म है ना, वो आयोनाइजेशन टाइप की है, आयोनाइजेशन टाइप की है। मतलब गैस जो है उसकी कंडीशन ये है, उसकी नेचर है आयोनाइजेशन की। मतलब गैस जो है वो आयन के अंदर कन्वर्ट होने की उसकी पावर रहती है। कब? जब उसको लिक्विड के अंदर अपने क्या करते हैं? सोल्यूबल करते हैं, तब भी उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या रहती है? इंक्रीज रहती है। तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट था नेचर ऑफ गैस और लिक्विड, इसके अंदर अपने 3 पॉइंट्स स्टडी करने हैं, लाइक, डिजोल्व, लाइक। और सेकंड पॉइंट रहेगा गैस और लिक्विड में क्या रही है? अगर रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज रहेगी। और अगर थर्ड पॉइंट अपना ये देखना कि अगर गैस है और उसकी नेचर कौन सी है? आयोनाइजेशन टाइप की है, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो भी इंक्रीज रहती है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपने टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ गैस और लिक्विड, एंड सेकंड पॉइंट बात करते हैं अपने टेम्परेचर की। तो देखो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। रीजन देखो, जब अपने गैस और लिक्विड को रिएक्ट कराते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ पे प्लस में हीट होता है। मतलब ये जो अब ये कंडीशन कल अपनों ने देखी थी, सॉल्यूशन प्लस हीट, मतलब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। और ये जो टॉपिक है ये अपने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की है तो अगर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी जो है ना वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपने। सॉलिड के अंदर तो सोल्यूबिलिटी क्या था? इंक्रीज हो रही थी। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और अगर सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं लिक्विड में तब तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर लिक्विड में गैस को मिक्स कर रहे हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि उन दोनों के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कारण क्या होता है कि सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एक छोटी सी सोचने वाली बात ये है, आप ये भी बात बोल सकते हो उसके लिए। देखो सिंपल सी बात है, ये अपना कोई कंटेनर है, यहाँ पे गैस फिल की गई है और अपने क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बात सोचो, आप खुद अपने दिमाग से सोचो, जब अपने किसी लिक्विड को हीट करते हैं, मतलब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये जो लिक्विड है ना, ये भी खुद किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये जो गैस है ये तो आके कहाँ इसमें मिक्स होने वाली है ना। तो अगर कोई भी लिक्विड है उसमें अगर गैस को मिक्स करना है तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। और जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। रीजन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, बट ये आपको थोड़ा समझने के लिए है कि कोई भी लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जो लिक्विड है वो खुद गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस तो लिक्विड में आके कहाँ से सोल्यूबल होगी। और थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसी के अंदर अपने 3 टाइप्स के रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो फैक्टर ऑफ एक्टिंग का थर्ड पॉइंट है वो अपने स्टडी करने जा रहे हैं और वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर देखें अपने क्या होता है। थर्ड पॉइंट प्रेशर, देखो सबसे पहले इसकी कंडीशन हम देखते हैं। जैसे अपने प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना, सॉल्युबिलिटी जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है, देखो ये कोई कंटेनर लिया है, इसके अंदर सिर्फ गैस है, सिर्फ क्या है यहाँ पर, गैस। पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो क्या रहते हैं, अगर अपनी जगह पे गैस को छोड़ देते हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं वो इससे दूर रहते हैं। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर लगाया पिस्टन पे और पिस्टन को ले आए यहाँ, अगर अपने यहाँ ले आते हैं ये जो गैस यहाँ पे और यहाँ पे थे, एक भी पार्टिकल नहीं बचेगा, वो सारे इतनी सी जगह में आ जाएंगे। अगर अपने और बढ़ा देते हैं प्रेशर तो ये जो गैस थी ना, क्या थी ये गैस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड है, और अगर अपना कंटेनर अगर अपनी बात करें, यहाँ पर देखो ये कोई लिक्विड है, लिक्विड लिया है, यहाँ पर अपने पास गैस के पार्टिकल हैं, क्या है यहाँ पर गैस के पार्टिकल, और अपने यहाँ पर ये क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। तो जैसे जैसे पिस्टन पे मान लेते हैं यहाँ पे इसका वेट लगा दिया W, फिर क्या करें, अगर अपने वेट को इंक्रीज करें, ये तो लिक्विड है, वेट को इंक्रीज करें और वेट को इंक्रीज करके ये जो पिस्टन है ये आ गया यहाँ पर W W और W, मतलब जो वेट है उसको इंक्रीज किया तो पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो गैस के जो पार्टिकल थे वो आगे और थोड़ी जगह में और इंक्रीज करते हैं, तो उसके बाद ये जो लिक्विड है, ये मैंने गैस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और ये जो लिक्विड है ये लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ये जो प्रेशर का जो कंसेप्ट था, इसके अंदर एक साइंटिस्ट था हेनरी, उसने एक रूल दिया था, और वो क्या था, हेनरी का रूल्स देखो। हेनरी ने एक रूल दिया था प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। जो हेनरी रूल था उसमें क्या है, हमने चेक करते हैं। हेनरी रूल क्या बताता है अपने को, हेनरी लॉ, देखो हेनरी लॉ क्या है, इसमें इसकी लैंग्वेज देखते हैं। द मास ऑफ, इसकी लैंग्वेज लिखते हैं अपने, द मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड पर यूनिट ऑफ
solvent is directly proportional to pressure। क्या कहता है कि द मास ऑफ द गैस डिजोल्व पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट, जो गैस है पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो डिजोल्व है वो मास इसका लिया गया है m, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के। यहाँ पे अपने 3 रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस फर्स्ट रूल्स की लैंग्वेज थी कि द मास ऑफ द गैस डिजोल्व पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जितना प्रेशर अपने इंक्रीज करेंगे, जितना प्रेशर अपने क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो गैस की जो सोल्यूबिलिटी है या गैस का जो मास है जो कि डिजोल्व होना है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो अमाउंट है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये एक रूल है, सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। m इज इक्वल टू के और p, k इज इक्वल टू m अपॉन में p। ये एक हेनरी जो रूल था वो है। अब इसी से रिलेटेड जब हेनरी ने ये रूल दिया था उसी टाइम एक और साइंटिस्ट था, और वो जो साइंटिस्ट था उसका नाम था डाल्टन। इसने क्या कहा, इसने एक रूल दिया था, और वो क्या था, वो ये था, डाल्टन ने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है क्लोज, किया, और गैस एक ही टाइप की गैस, इसमें कोई लिक्विड नहीं था, ये अलग रूल था, इससे रिलेटेड नहीं है या इस सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड भी नहीं है, अलग रूल है। और जब हेनरी ने ये रूल दिया था उसी टाइम डाल्टन ने इसने क्या कहा, ठीक है, ये जो कंटेनर है थ्री टाइप की गैस का मिक्सचर है, क्या है, ABC, थ्री टाइप की गैसेस का मिक्सचर है। पार्टिकल्स होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, ये एक सीधी डायरेक्ट इसको अपने क्या बोलें, गैसेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, ये इधर आया, यहाँ से ये ऐसे टकराएगा, इधर आ गया, इधर आ गया, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, पूरे जो कंटेनर है उसके अंदर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो और ये जो डाल्टन का रूल क्या था, यहाँ पर कुछ मैं लिख रहा हूँ, PA। PA क्या चीज़ है, पार्शियली प्रेशर ऑफ गैस A, और B क्या चीज़ है, पार्शियली प्रेशर ऑफ गैस B, एंड C क्या है, पार्शियली प्रेशर ऑफ गैस C। तो ये कहता है कि जो, अब देखो एक ये जो अपना जो कंटेनर है, जब गैस के पार्टिकल टकराएंगे
होगा, मतलब x is directly proportional to p and x is directly proportional to p and x is directly proportional to p, मतलब ये आपने यहाँ पे लिया था अपनों ने मास ऑफ गैस, यहाँ पे क्या लिया था, मास ऑफ गैस। और डाल्टन ने किसके साथ कैलकुलेट किया, डाल्टन ने कैलकुलेट किया प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ। किसके साथ कैलकुलेट किया डाल्टन ने, प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ। अब यहाँ पर एक नया रूल्स, हेनरी डाल्टन लॉ, बट इसको हेनरी लॉ ही बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा इसके अंदर चेंज किया इसने, इसको स्टडी किया किसने, हेनरी ने खुद का रूल भी स्टडी किया और इसको भी स्टडी किया। तो देखो एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर ये जो m है, m क्या है, मास ऑफ गैस डिजोल्व इन सॉल्वेंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p के, और p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x a के, p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x a के। तो यहाँ पर हेनरी का जो नया रूल था वो ये था कि जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रुको एक मिनट अपने थोड़ा चेक करते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के, और अगर अपने x यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, k और p, और k इज इक्वल टू,
वो इसके अंदर डाइल्यूट करता है। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसके अंदर गैसेज होती हैं। कौन सी गैसेज? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस टाइप की कुछ क्या होती है, गैसेज सोल्यूबल होती है। अभी अपनों ने क्या देखा, यहाँ से ये जो इतना पानी है इससे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। इस जो भी पर्सन है इसकी बॉडी पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो जैसे प्रेशर लगेगा तो ये जो गैसेज हैं इनकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि प्रेशर बहुत लग रहा है। तो यहाँ पे अपने प्रेशर का ही तो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि प्रेशर लगेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो पर्सन है ये तैर कर यहाँ बाहर आ गया एकदम से, ये कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो जैसे ये बाहर आएगा तो इसके अंदर जो गैसेज है ना वो एकदम से क्या होगा कि बॉडी से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे बबल्स रह जाएंगे। ये क्या है, बबल्स। और ये जो बबल्स है ना इनको एक स्पेशल नेम दिया गया है, इनको नेम दिया गया है बैंड्स। क्या नेम दिया गया है, बैंड्स। अब ये बबल्स कैसे, मतलब अगर आप सोचो कि बबल्स होते कैसे हैं, कैसे बने, तो जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है इसका जब आप ढक्कन ओपन करते हो तो इसके अंदर जो गैसेज होती है वो यहाँ से ऐसे बबल्स की फॉर्म में ऐसे बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बबल्स रह जाते हैं और जो पर्सन होता है कई बार वो डेड भी हो जाता है। तो ये जो डिजीज़ है इसका नेम क्या है, बैंड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके क्वेश्चन के अंदर बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, चेक करते हैं अपने। एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि जब अपने रॉक्स पर जाते हैं, जो भी बहुत बड़े मतलब एनवायरनमेंट के अंदर, या अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने देखते हैं हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड, ये थर्ड टाइप की एप्लीकेशन है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि ये एक कोई रॉक है बहुत बड़ी, तो इसके ऊपर क्या होता है कि जो ये इसका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल जो होता है ना वहाँ पे जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब अपने क्या लिखें इसको, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना वो भी हाई रहता है ग्राउंड लेवल पर। या अगर अपने ये बोलें कि जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम होती है, कहाँ पर, ग्राउंड लेवल पर। जैसे 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 अपने ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो ये जो प्रेशर है ना ये मिनिमम हो जाता है। किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का प्रेशर जैसे ही मिनिमम होगा तो ऐसे जो लोग जो हाई एल्टीट्यूड पे स्टे कर रहे हैं, हमेशा से वहीं पे रह रहे हैं, उनमें कुछ डिसएबिलिटीज़ पाई जाएंगी। और वो क्या होगा कि उनका जो मेंटल लेवल होगा ना, मेंटल लेवल
वो ग्राउंड लेवल पे जो रहने वाले जो भी पर्सन्स हैं उनकी कंपैरिजन करें तो उसकी कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। और कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे कहीं गए हों, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अगर वहाँ गए हों, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कई बार वॉमिटिंग भी होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? वॉमिटिंग। तो ये जो ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो आती हैं, और किसके कारण कि प्रेशर कहाँ हो जाए, ऑक्सीजन का मिनिमम हो जाए। ऑक्सीजन का प्रेशर मिनिमम हो जाएगा तो अपनी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगी, कम ऑक्सीजन मिलेगी तो अपनी जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। तो ये जो इससे एक टाइप की डिजीज़ होती है सॉरी, उसको बोला जाता है एनोक्सिया। इसका नेम क्या है? एनोक्सिया। तो यहाँ पे अपनों ने एप्लीकेशन के अंदर 2 पॉइंट्स पढ़े, एक टाइप की डिजीज़ बैंड्स और दूसरे टाइप की डिजीज़ है एनोक्सिया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में बहुत बार देखने को मिला है। आज अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।